मैं नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने 4 लॉज जो थे वो कंप्लीट किए थे। और आगे हम पढ़ेंगे गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस बाय वॉल्यूम्स। उसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको कुछ नीव इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट के लिए जो है वो ऑनलाइन जो है वो तीनों स्ट्रीम्स मेडिकल, आर्ट्स और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए। नीव इंस्टीट्यूट में आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा। हमारी नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। जो ये हमारा जो ये बैच चल रहा है, ये चल रहा है जो कमिंग टेट नवंबर में आ रहा है उसके लिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो है 1 वीक डेमो फ्री, जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में रहता है। इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लेनी है तो आप फीस दीजिए तभी आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि अगर आप जो है हमारी क्लासेस लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है वो 1 वीक तक डेमो फ्री ले सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या टीचर्स यहाँ पे इतने कैपेबल हैं कि वो आपको आपके कोर्स से रिलेटेड जो है वो प्रेपरेशन करवा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी रहता है। जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर की बात है, HP टेट की मैं बात करूँ तो हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है वो 1999 रुपीज़ है। और इसमें भी जो है हम 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। HP टेट में मैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सेक्शन करवाऊंगी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी HP टेट में जो है वो मैं ही आपको कवर करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो हमने पढ़े थे 4 लॉज पढ़े थे हमने, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। ये 5th लॉ है, गेस-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो जो ये तीनों लॉ, जो 5 लॉज हैं, ये जो हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं उनकी रेशियो जो आती है, ठीक है, जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो रेशियो जो आती है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आती है। ठीक है, तो ये जो सारे लॉज थे, जो अभी तक हमने 4 लॉज पढ़े, वो जो थे वो मास से रिलेटेड थे। ठीक है, और गेस-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स ये जो है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। बाकी सारे 4 लॉज जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वो जो थे वो मास से रिलेटेड थे। तो गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम क्या बोलता है? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whenever gases combine they do so in volumes which bear simple whole number ratio, ठीक है, with each other and also with their gaseous products। ठीक है, तो कि जो है जो गैसेस रिएक्टेंट्स होते हैं आपको पता है, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम गैसेस की बात कर रहे हैं। तो जो रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो जो है वो बियर करते हैं। और होल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कम्बिनेशन बिटवीन H2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड HCl इज फॉर्म्ड। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें H2 को हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स है तो वॉल्यूम हम गैसेस के केस में लेते हैं। तो हमने हाइड्रोजन ली है और क्लोरीन ली है और उससे जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है गैस। ठीक है, और वो बन रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट।
तो ये बोलता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं आपस में वो सिंपल होल नंबर रेशो बियर करेंगे। तो यहाँ पे H2 हमने 1 वॉल्यूम लिया है, Cl2 1 वॉल्यूम लिया है, और प्रोडक्ट जो HCl बन रहा है वो बन रहा है 2HCl, तो वो 2 जो है उसकी वॉल्यूम है। तो ये सारी रेशो जो आपस में आती है ये आती है सिंपल होल नंबर रेशो। तो गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स यही बोलता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके, गैसेस के केस में जो है जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम है वो सिंपल होल नंबर रेशो में होती है। ये जो है ये लॉ आपका बताता है। नेक्स्ट है एवोगैड्रो लॉ। ये भी जो है वो गैसेस से रिलेटेड है, और ये लॉ जो है वो गैसेस स्टेट, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? It proposed that equal volume of all gases at the same नहीं है, सम नहीं है, ये सेम है, at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है, कि अगर हम सभी जो है गैसेस की जो है इक्वल वॉल्यूम रखें, ठीक है, और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रखें, तो सब में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो ये लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बोलता है आपका एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये जो गे-लुसाक लॉ था और एवोगैड्रो लॉ था, ये दोनों रिलेटेड थे वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, आगे आती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी वो डाल्टन ने दी थी, जैसा कि नाम बता रहा है। In 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। मतलब ये उनका पेपर था जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, क्योंकि उन्होंने ये पब्लिश किया था। इन विच ही प्रपोज्ड दैट, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है एटम के बारे में? पहला पॉइंट है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं आएगा यहाँ पे, इंडिविजिबल, डिवाइडेबल। ठीक है, इनडिवाइडेबल का मतलब है कि एटम्स मैटर का वो पार्ट है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम और छोटा उससे नहीं बना सकते। लेकिन एटम्स के अंदर जो है आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स, और वो होते हैं आपके एटम्स। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ठीक है, तो जो एक एलिमेंट में जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनकी जो है वो मास सेम होता है। मान लो हमारे पास एलिमेंट है जैसे H2, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो दो हाइड्रोजन हैं उन दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे आयरन है कोई हमारे पास एलिमेंट, तो आयरन में कि जितने भी एटम्स होंगे आयरन के उनका मास भी जो है वो सेम होगा। तो ये जो है वो सेकंड इसका जो है वो पास्टुलेट बताता है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। थर्ड है compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio। तो कंपाउंड क्या होते हैं? जब जो है दो एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड में जो है वो फिक्स्ड रेशो होती है। कंपाउंड हम मिक्सचर को नहीं बोलते, कंपाउंड हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे फिक्स्ड रेशो में जो है वो एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं। जैसे आपका मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन कैसे बनेगा? मीथेन बनेगा जब आप 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो है वो आपस में इस रेशो में लेंगे, तभी जो है वो मीथेन बनेगी। वाटर कब बनेगा? जब आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेंगे। तो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें फिक्स्ड रेशो होती है। अगर आप इस रेशो को चेंज करते तो वो कंपाउंड कुछ और बन जाएगा। तो पर्टिकुलर कंपाउंड में जो है कि एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और फिक्स्ड रेशो में होते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। ये थर्ड पास्टुलेट है। फोर्थ है atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction, they are reorganized in a chemical reaction। एटम को किसी केमिकल रिएक्शन में ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं केमिकल रिएक्शन में। कैसे? जब आप जो है वो रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? जैसे आपने H2
प्लस Cl2 से क्या बनाया, 2HCl बनाया। तो नंबर ऑफ एटम्स जितने इस साइड थे उतने ही इस साइड रहे। आपने ना कोई नया एटम बनाया ना कोई नया एटम डिस्ट्रॉय किया। जैसे यहाँ पे H2 थे तो आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन भी दो थे और क्लोरीन भी दो थे, तो आपको प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स इधर हैं उतने ही इधर हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो है वो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उतने ही रहते हैं। वो सिर्फ रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं तो हम उनके केमिकल उनको बैलेंस कर देते हैं, लेकिन वो नए नहीं बनते। डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। अब जो डाल्टन थ्योरी थी उसने जो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो मास के ऊपर थे, मॉलिक्यूल्स के बारे में थे, वो तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन he could not explain the law of gases volumes। ठीक है, लेकिन जो गैसेस लॉ था, जैसे गे-लुसाक लॉ था, ठीक है, वो किस पे था, वो वॉल्यूम पे था। एवोगेड्रो लॉ भी वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम पर था, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो डाल्टन था इसका जो लॉज है वो यही बोलता है कि एटम्स के बारे में ही हमें बताता है, जो वॉल्यूम जो होती है गैसेस की उसके बारे में नहीं बताता। तो जो डाल्टन थ्योरी थी वो जो हमारे फर्स्ट 4 लॉ थे केमिकल कम्बिनेशन के, उनको ही एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, जो गैसेस वॉल्यूम वाला लॉ था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है? प्रेजेंट टाइम वी यूज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस एक्यूरेटली। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो है हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करते हैं, किस लिए? फॉर डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस एक्यूरेटली। In 19th century, scientists could determine the mass of one atom relative to hydrogen। हाइड्रोजन से जो है वो कंपेयर किया जाता था किसी एटम का मास, और हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एटम है। But at present टाइम एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन C12 एज द स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए 19th सेंचुरी में जो है वो साइंटिस्ट जो है वो किसी का एटॉमिक मास जब पता करते थे तो वो कैसे पता करते थे? वो उस एटम को रिलेट करते थे हाइड्रोजन से। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन था जो था वो लाइटेस्ट एटम था, तो उससे रिलेट करके जो है वो एटॉमिक मास निकालते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो C12 जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसका यूज करके जो है उसके साथ मतलब डिफरेंट एटॉमिक मासेस को कंपेयर करके जो है C12 के साथ कंपेयर करके जो है वो एटॉमिक मास निकाला जाता है। और इसके अलावा जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो हमें एग्जैक्ट मास जो है वो एक्यूरेट करने में हेल्प देती है। आगे है, the atomic masses mentioned for different elements actually represent their average atomic masses because naturally occurring element exist as more than one isotopes। जो atomic mass हम लिखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं atomic mass उसका 1 है। ठीक है, क्योंकि होता वो 1 पॉइंट समथिंग है, 1.008 होता है, लेकिन हम 1 लिखते हैं क्योंकि हम एवरेज लिखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास क्लोरीन है तो उसका एटॉमिक मास हम लेते हैं 34। हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है उसका डबल कर देते हैं। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअल में जो है हम एवरेज लेते हैं, ऐसे ये पॉइंट्स में होता है। लेकिन अपनी जो है केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम उसको एवरेज में लेते हैं, नहीं तो फिर हमारे आंसर जो है वो बहुत वो होते हैं, मतलब अच्छे नहीं आते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस में ज़्यादा आते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम एवरेज में इसको तब भी लेते हैं एटॉमिक मास को क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स की फॉर्म में होते हैं। अगर वो आइसोटोप्स की फॉर्म में होंगे तो नेचुरली आपको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें सेम जो है एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक मास है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं 1H1, ठीक है, एक है उसका 1H2 और एक है 1H3। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो यहाँ पे एटॉमिक मास वेरी कर रहे हैं। अगर हम वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम ये यूज़ करते हैं प्रोटियम तो इसका मास कुछ अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक मास 1 है। अगर हम ये वाला आइसोटोप यूज़ करते हैं वाटर बनाने में तो यहाँ पे वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास अलग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है। तो
तो इसी के कारण जो हम एटॉमिक मास है उसको हम एवरेज में ले लेते हैं ताकि हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो ठीक बनी रहें। और दूसरी बात कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एज अ आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम ना आए जो है उनका एटॉमिक मास फाइंड आउट करने में, तो हम उसको एन एवरेज ले लेते हैं। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मासेस आर द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। मैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है। वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल है। पहले तो मैं एटॉमिक मास बताती हूँ एटम का। कोई एटम है, ठीक है, जैसे कोई एटम है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे आपने ले लिया मैग्नीशियम, तो इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका एटॉमिक मास आप लिखते हैं 24, ठीक है। जैसे आपने ले लिया कोई भी और एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जैसे आपने ले लिया फ्लोरीन, तो इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं आप 18। जो मैंने आपको बताया कि हम एवरेज में लेते हैं, ऐसे पूरा नहीं होता लेकिन हम एवरेज में लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास क्या आ गया उसका? 16 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक मास लिखते हैं। अब बात आ गई मॉलिक्यूलर मासेस की। तो मॉलिक्यूल में जो है वो डिफरेंट एटम्स होंगे। जैसे हम एग्जांपल लें H2O। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है? तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, जिसको हम एवरेज में 1 लेते हैं, क्योंकि ये होता है 1.008, लेकिन हम इसको एवरेज में 1 लेते हैं। पहले तो हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन हैं कितने नंबर में। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस दूसरा आइटम क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो प्लस 16, तो ये आ गया हमारे पास 2 × 1 2 + 16 = 18। तो मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का आ गया वो आ गया 18। इस प्रकार जो है वो आप डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया HCl, इसका एटॉमिक मास हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1 है, ठीक है। प्लस दूसरा एटम हमारे पास कौन है इस मॉलिक्यूल में? क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और एटॉमिक मास है 34, तो 34, ठीक है। तो क्या आ गया ये? 35। अब यहाँ पे सिर्फ ये भी एक है, ये भी एक है, तो किसी के साथ हमें इसको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हों तो जो है हम मल्टीप्लिकेशन इसको करते हैं। तो आगे मैं और एग्जांपल करवाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है आपके पास CH4, ठीक है। CH4 है आपके पास, मीथेन है। तो कार्बन का जो है क्या है? एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास कितना है? 12। तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास लिखेंगे उसका 12। दूसरा एटम कौन है हमारा? हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लेकिन CH4 में हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं हमारे पास हाइड्रोजन, तो इसका इंटू 4 करेंगे और 12 + 4 आ जाएगा हमारे पास 16। और जो है एटॉमिक मास को हम U से डिफाइन करते हैं। पहले हम जो है वो AMU लिखते थे, अब हम इसको सिंपल U लिखते हैं, तो पता चल जाता है एटॉमिक मास इज 16U। अब यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का एग्जैक्ट एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है जो होता है 1.008U, लेकिन हम इसको जो है वो 1 लेते हैं, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास जो है वो हम एन एवरेज में लेते हैं, ठीक है। H2O का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है CaCO3। तो सबसे पहला जो एटम है वो है कैल्शियम, फिर है कार्बन और थर्ड है ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और एटॉमिक मास होता है 40। तो सबसे पहले तो आपको अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि केमिस्ट्री में आपको एटॉमिक नंबर जो है वो ज़रूर याद होने चाहिए। तो इसका मास कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, तो +12
प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास जो है वो डबल होता है 16, तो प्लस 16। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये काउंट करके आ जाएगा हमारे पास 100U। ठीक है, 100 आ जाएगा ये एटॉमिक मास। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप ही करेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है, C6H12O6। नेक्स्ट है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? Some substances such as sodium chloride do not contain discrete molecules in such compounds. Positive and negative ions are arranged in 3-dimensional structure. ठीक है, तो जैसे हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं और यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है NaCl का। तो NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है? NaCl करता है आयनिक फॉर्म में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इस फॉर्म में ये 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंज होता है। तो जब हम जैसे हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स का, पीछे हमने बहुत सारे कंपाउंड देखे, CH4 देखा, H2O देखा, NaCl देखा, ठीक है। ये देखे यहाँ पे जो है वो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला मास की। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास H2O है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन की फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे HCl है तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर मास उसी तरह निकलेगा, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को हम फॉर्मूला मास बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला मास। सिर्फ ये डिफरेंस है। जैसे NaCl का आप निकालें मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और मास 22, क्लोरीन का 17, 34, तो 22 प्लस 34 जो भी आपके पास कैलकुलेट करके आया 6, 3, 2, 5, 56, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका हम जो है वो फार्मूला मास बोलते हैं। उनके मॉलिक्यूलर मास को निकाला उसी तरह जाता, जैसे हमने NaCl का निकाला उसी तरीके से निकाला, लेकिन हमने इसका नाम दिया फार्मूला मास। नेक्स्ट है, it may be noted that in NaCl 1 Na positive is surrounded by 6 chloride ion and vice versa। तो जो NaCl कंपाउंड है आपका वो 3-डायमेंशनल फॉर्म में होगा और उसमें जो है वो एक Na पॉजिटिव जो है वो 6 Cl नेगेटिव से सराउंड होगा एंड वाइस वर्सा, एक Cl नेगेटिव जो है वो 6 Na पॉजिटिव से सराउंड होगा। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि उसमें जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होगी। सो NaCl इज यूज्ड फार्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास उसी तरीके से निकालते हैं जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, लेकिन उसका नाम सिर्फ फार्मूला मास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मूला मास ऑफ NaCl। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो 56U आया, लेकिन जो एक्चुअल होता है एटॉमिक मास जो है वो NaCl का फार्मूला मास वो ये होता है। ठीक है, हम एवरेज करके ये निकाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आगे है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या है? इक्वल टू रिलेटिव मास। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि जो सब्सटेंस है उसका मास इन ग्राम्स में जो है वो इक्वल होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास, ये निकाला है हमने H2O का, कितना निकाला था हमने? 18 निकाला था। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास इसका है मॉलिक्यूलर मास 18, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है वो इक्वल हो जाएगा ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और कुछ नहीं है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो है वो CaCO3, ऐसे हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास को, जैसे हमारा H2O था तो हम उसको U लिखते थे, अब ये जो है 18U लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये जो मॉलिक्यूलर मास है 18U, ये हो गया इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, और H2O के लिए हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे 18 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना आ गया 18 ग्राम। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास लिखते थे H2O का तो सिर्फ हम 18U लिखते थे, यही बात है इधर, और कुछ नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसी सब्सटेंस का, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर मास ही है जब हम उसको ग्राम में लेते हैं। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास इस तरह 100 ग्राम। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NHNO3, तो हाइड्रोजन है आपके पास 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, प्लस जो ऑक्सीजन है वो 3 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो इस तरह से जो कैलकुलेट करके जो है वो आपके पास आ जाएगा 53, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो कुछ नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर मास ही होता है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। ऐसे हम अगर कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो लिखेंगे हम 100U। लेकिन अगर हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 तो हम लिखेंगे 100 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इक्वल होता है किसके, ग्राम के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। की जो मॉलिक्यूलर मास होता है जब उसकी वैल्यू हम ग्राम में लेते हैं तो वो बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसी प्रकार जो एटॉमिक मास होता है जब हम उसकी वैल्यू ग्राम में बोलते हैं उसको, तो हम उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा जो 4 लॉ हमने जो थे वो पहले किए थे अपनी लास्ट क्लास में, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, एवोगैड्रो लॉ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसने सिर्फ जो है वो एटम्स के बारे में हमें बताया, उनकी वॉल्यूम के बारे में नहीं बताया। फिर एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फार्मूला मास हम आयनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं, ठीक है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है। यहाँ पे हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में लेते हैं और एटॉमिक मास को वहाँ पे ग्राम में लेते हैं, तो वो ग्राम एटॉमिक मास बन गया। तो आज के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास के बारे में, और कुछ उनके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।